गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू चैनल रचित क्लासेस। आज हम बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट वैल्यू के बारे में। क्या है कॉर्पोरेट वैल्यू और उसका मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज कॉर्पोरेट वैल्यू? कॉर्पोरेट वैल्यू के बारे में जानने से पहले उसके मीनिंग जान लेते हैं। द कंपनी इज ए सेपरेट लीगल पर्सन एंड इट डिस्टिंग्विश फ्रॉम इट्स मेंबर्स। कंपनी का मतलब हमें पता है कि कंपनी क्या होती है, एक सेपरेट लीगल पर्सन होती है, वो और उसके मेंबर्स अलग अलग होते हैं। So this principle is known as a corporate value, principle of corporate value किसे कहते हैं? The principle shows that there is a fractional value or then certain curtain between the company and its members. इसका मतलब ये होता है कि इट्स अ फ्रैक्शन होता है, एक फ्रैक्शन होता है या एक कह सकते हैं कर्टेन हो सकता है, यानी दोनों में एक चेंज हो सकता है, दोनों में डिफरेंस हो सकता है जो इससे मेंबर से अलग होता है। So when the value corporate personality is used for the fraud and improper conduct, जब उसका यूज improper conduct के लिए हो जाता है या फिर उस पर फ्रॉड किया जाता है, so court will be क्या करती है court? Lift or ignore the value of the corporate personality. Corporate personality को क्या कर देती है? Ignore कर देती है. Second, identify the persons behind the curtain. इसके पीछे जो लोग छुपे होते हैं उसको ढूंढती है and make them liable for the fraud and improper conduct. और improper conduct या फिर fraud उसकी तारीख से जाना जाता है। जैसे कि रिसेंटली हम एक एयरलाइंस कंपनी के बारे में जानते थे, जो कि एयरलाइंस कंपनी ने इसी का फायदा उठाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर बात करते हैं तो स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस, दैट इज केस फाइलिंग अंडर द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। तो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के अंदर क्या क्या एक्सेप्शंस है कि जो यहाँ पे केस स्टडी उसके लिए फायदे हुई थी। तो फर्स्ट होता है रिडक्शन ऑफ मेंबरशिप बिलो द स्टैट्यूटरी मिनिमम, यानी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबरशिप होनी चाहिए, जिसे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कहते हैं, उसको कम कर देना। ये फर्स्ट था आपका एक्सेप्शन। व्हेन द नंबर ऑफ मेंबर्स फॉल बिलो द स्टैट्यूटरी मिनिमम, दैट इज 7 इन केस ऑफ द पब्लिक कंपनी एंड 2 इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। यानी मिनिमम नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते थे कंपनी, पब्लिक कंपनी के लिए हमारे पास 7 बंदे होने चाहिए, या प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। एंड द कंपनी कैरीज ऑन इट्स बिजनेस फॉर मोर देन 6 वीक्स, यानी अगर कंपनी के ये मिनिमम जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है उससे कम हो जाए और 6 महीने से ज्यादा अगर वो बिजनेस चलाती है, देन every member that is who knows this fact is severally liable for the debts of the company and contracted during the that time. यानी जो जहां तक यानी 6 महीने से ज्यादा चलाती है उनको पता है कि हमारे नंबर ऑफ मेंबर्स कम है, फिर भी वो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसके जितने भी डायरेक्टर्स प्रेजेंट काम कर रहे हैं वो सारे के सारे क्या होता है, सेपरेटली लायबल, यानी जॉइंटली नहीं कह सकते, सेपरेटली इंडिविजुअली लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी का जो भी लॉस है या जितने भी डेट्स उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। नेक्स्ट अब देख रहे हैं फेलियर और टू रिफंड द एप्लीकेशन। यानी जब भी कोई बंदा शेयर के लिए अप्लाई करता है उसको एप्लीकेशन मनी वापस नहीं होता है तब। If the company fails to refund an application money on those applications who did not allotted shares, यानी जिन्होंने शेयर के लिए अप्लाई किया था लेकिन उनको शेयर्स नहीं दिए गए, तो ऐसे केसेस के अंदर विद इन द 130 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, यानी शेयर अलॉट करने के 130 दिन के अंदर अंदर आपको उसको पैसा वापस कर देना पड़ेगा। जैसे कि उसको शेयर नहीं मिले तो उसको 130 दिन के अंदर आपको पैसा वापस करना है। So the director has jointly and severally liable to repay an application money within the interest with the interest rate of 6%. 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट के तरीके से यहाँ पे उसको इंटरेस्ट के साथ उनको पैसे वापस करने। So within 130 days from the allotment of shares. Next, मिसडिस्क्रिप्शंस, यानी यहाँ पे मिसडिस्क्रिप्शंस ऑफ द कंपनी नेम, यानी कंपनी के नेम में कुछ गड़बड़ी है, डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया। सो व्हेन ऑफिसर और एजेंट ऑफ द कंपनी साइंस एनी बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी और प्रॉमिसरी नोट, एंडोर्समेंट, चेक और एनी ऑर्डर फॉर द मनी और गुड्स, यानी पैसे या पैसों की वजह और भी चीज के लिए अगर कोई ऑफिसर ने एजेंट ने कुछ भी उसके ऊपर सिग्नेचर किया हुआ है और साइन अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट मेंशनिंग द नेम ऑफ द कंपनी, वहां पे कंपनी का नाम नहीं लिखा है, एंड द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, और रजिस्टर्ड ऑफिस का भी नाम नहीं लिखा है, तो ये हो जाता है मिसडिस्क्रिप्शन ऑफ कंपनी नेम।
ही शैल बी पर्सनली लायबल ऑन दोज इंस्ट्रूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो पर्सनली लायबल होगा, नहीं कि कंपनी लायबल होगी उसके लिए। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद। सो फ्रॉड एंड, यहाँ पे बात करते हैं स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस के अंदर फ्रॉड इन ट्रेडिंग, यानी फ्रॉड फ्रॉड करके ट्रेडिंग किया जा सकता है। किस रास्ते? समटाइम्स ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जब कंपनी बंद होने वाली है, सम बिजनेस इज कैरिड विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स और एनी अदर पर्सन, यानी बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, वाइंडिंग अप के टाइम के ऊपर कंपनी जानबूझ के कर्जा उठाती है और अपने क्रेडिटर्स को पैसा वापस नहीं करने की वजह नहीं करना है तो इसलिए। So in this case, the court may be declared that the persons who were involved in the carrying of such business, कि जो भी पर्सन इसके अंदर इन्वॉल्व है, are personally liable for all the debts of the company, वो पर्सनली लायबल होंगे ये कंपनी के डेब्ट्स पे करने के लिए, यानी फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग किया हुआ है अगर ऐसा प्रूव हो जाता है तो ऐसे केसेस के अंदर। नेक्स्ट, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, अगर कोई कंपनी होल्डिंग है और उसकी सब्सिडरी कंपनी तो उसके बारे में बता रहे। इन द आइज ऑफ लॉ द होल्डिंग कंपनी एंड इट्स सब्सिडरीज आर सेपरेट लीगल एंटिटीज, दोनों अलग अलग कंपनीज हैं। बट इन फॉलोइंग द टू केसेस सब्सिडरी कंपनी मे लॉस इट्स सेपरेट आइडेंटिटी, यानी दो केसेस में ऐसा होता है कि सब्सिडरी कंपनी अपनी आइडेंटिटी और वहां से निकल जाती है, वो होल्डिंग से अलग नहीं रहती। Number one, the balance sheet of the holding company must contain the certain particulars of subsidiary companies, यानी होल्डिंग कंपनी के बैलेंस शीट के अंदर सब्सिडरी कंपनीज की सर्टेन आइटम्स होनी चाहिए टू गिव द बेटर इंफॉर्मेशन फॉर द शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एंड जनरल पब्लिक, यानी लोगों को पता चले। इस तरह से अगर होता है बैलेंस शीट में, अगर कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट कहते हैं उसको, तो कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो सेकेंड, the court may be treated a subsidiary company as a branch or department or on one large undertaking owned by the holding company. There is Freewell India Limited versus वेद मित्रा करके ये केसेस था, उसमें जजमेंट दिया गया था कि अगर ऐसा कंपनी को लगता है या कोर्ट को लगता है या फिर गवर्नमेंट को लगता है कि वो एक डिपार्टमेंट ही है, अलग अलग कंपनी नहीं है, उसकी सब्सिडरी कंपनी नहीं है, ये ब्रांच और डिपार्टमेंट कंसिडर किया जाता है, ऐसे केसेस के अंदर सब्सिडरी कंपनी अपनी आइडेंटिटी खो देती है और वो होल्डिंग का ही पार्ट कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट, फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द कंपनीज ओनरशिप, यानी कंपनी की ओनरशिप का इन्वेस्टिगेशन करना। The central government may appointed the inspector to investigate the report on the membership of the any company to determine the true person, यानी सही लोग क्या है वो जानने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, एक बंदा अपॉइंट करता है who are financially interested in the company, जो कंपनी में फाइनेंशियल इंटरेस्टेड होता है, एंड who control its policy, जो अपनी उसकी पॉलिसी को कंट्रोल करता है। तो ऐसे लोग होते हैं जो गवर्नमेंट अपॉइंट किए जाते हैं, इसे कहते हैं इन्वेस्टिगेटर। Thus, the government has authorized to ignore the corporate value, इस तरह से वो कॉर्पोरेट वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं और वो पर्सन अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी बात करेंगे यहाँ पे, केस फाइलिंग अंडर द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की वजह से जो कौन कौन से केस हुए थे जो कॉर्पोरेट वैल्यू के थे और केस फाइलिंग हुए। फर्स्ट, एक होता है प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करता है। कोर्ट विल लिफ्ट द वैल्यू ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सनालिटी व्हेन इट इज यूज्ड फॉर टैक्स इवेंशन, अगर कॉर्पोरेट वैल्यू को ये कंसिडर नहीं करता, कब? जबकि व्हेन इट इज यूज्ड फॉर टैक्स इवेंशन, कर चोरी करने के लिए, टैक्स की चोरी करने के लिए किया था। एक केस बना था, दैट इज यहाँ पे लिखा है इनकम टैक्स कमिश्नर मद्रास वर्सेस द श्री मीनाक्षी बिल्स मदुराई, और दूसरा केस भी ऐसा ही बना था कि जुगीलाल वर्सेस द कमिश्नर ऑफ द इनकम टैक्स। यहाँ पे सर दिलशाद मैक्ची पैटिक ने यहाँ पे मेंशन किया है, रूल बनाया था कि दैट assessee were receiving the huge dividend and interest income, he transferred his investment to 4 private companies। यहाँ पे क्या था कि जो कंपनी थी उसने बहुत बड़ा डिविडेंड अर्न किया और उसने अपनी इनकम क्या कर दी, 4 प्राइवेट कंपनी के अंदर डाल दी, which were to be reformed to reduce reducing the tax liability, जिसकी वजह से उसके टैक्स लायबिलिटी कम हो जाए। These companies transferred their income to D as an patent loan, पेटेंट लोन, एक लोन की तरह मिस्टर डी को उसको पे कर दिया। दिस लोन्स वेर नेवर रीपेड बाय द king, और उसने कभी भी वो पैसा वापस नहीं किया। इट इज हेल्ड दैट दिस कंपनीज वेर फॉर्म्ड जस्ट टू अवॉइडिंग टैक्सेस,
यानी यहाँ माना गया कि ये जो चार कंपनीज बताई गई थी वो चारों की चारों कंपनी डमी कंपनी थी, फ्रॉड कंपनीज थी, और ये टैक्स अवॉइड करने के लिए ही बनाई थी। सो द कोर्ट डिसरजिस्टर्ड दिस कॉर्पोरेट वैल्यू, उसने क्या कर दिया, डिसरिगार्ड दिस कॉर्पोरेट वैल्यू, उसको नष्ट कर दिया गया। तो ये था केसेस, इस तरह से बनता है। सेकंड था प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड इम्प्रॉपर कंडक्ट, यानी फ्रॉड या फिर इम्प्रॉपर कंडक्ट से बचाने के लिए। When the company is found to be the defraud and existing creditors, and the court will live to ignore the value corporate person, यानी अगर फ्रॉड से बचाना है तो ऐसे केसेस के अंदर क्या करती है कंपनी, एग्जिस्टिंग क्रेडिटर को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉर्पोरेट वैल्यू को इग्नोर कर देती है। जॉन वर्सेस लिपमैन का केस हुआ था। तो जॉन वर्सेस लिपमैन के केसेस में क्या था, हम डिस्कस करते हैं। So John versus Lipman का केस था, at this case of the John versus Lipman. In case of John versus Lipman, there is L, that is Lipman is agreed to all the certain lands of the J. यानी जॉन्स की सारी जो थी agreed to be all the certain lands to J. He subsequently changed his mind to avoid the specific performance of the contract. He sold it to the company which was found specially for this purpose. उसने अपना क्या कर दिया, एक फिक्टिशियस कंपनी बना दी और उसके नाम पे ट्रांसफर कर दिया सारी की सारी जितनी भी लैंड थी वो। द कंपनी had that is L and the clerk of his solicited as only member, यानी जो एल जो था लिपमैन था वही कंपनी का ओनर भी था, वही क्लर्क भी था और वही सॉलिसिटर भी था। जे ब्रॉट एन एक्शन फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगेंस्ट द एल एंड द कंपनी, उसने एल के सामने केस कर दिया और क्या बता दिया कि भी ये फ्रॉड हुआ है मेरे साथ। द कोर्ट लुक द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन, उसने कोर्ट ने ये सारी चीज देखी एंड इग्नोर द ट्रांसफर एंड ऑर्डर दैट द कंपनी शुड कन्वे टू द लैंड टू जे, यानी कंपनी ने अपनी जो लैंड थी उसको देनी है, जे को वापस कर देनी है। ये एक लिप्टन वर्सेस जॉन्स के का केस हुआ था और ये कॉर्पोरेट वैल्यू को यहाँ पे इग्नोर कर दिया गया। नेक्स्ट, थर्ड था डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेटस, दैट इज कैरेक्टर ऑफ द कंपनी वेदर इट इज एन एनिमी। उसका स्टेटस दिखा रहा था ये भी कंपनी एनिमी कंपनी है या फिर फ्रेंडली कंपनी। सो व्हेन द पर्सन कंट्रोलिंग द कंपनी इज रेसिडेंट ऑफ द एनिमी कंट्री, यानी इंडिया के अगर बात करें तो इंडिया की जिस कंट्री के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है ना, तो ऐसी कंट्रीज से वहाँ ये कंपनी हैंडल नहीं हो रही, वो चीज देखनी पड़ेगी। जैसे कि इंडिया से चाइना का या फिर इंडिया से और कोई कंट्री के साथ हमारा वो रिलेशंस अच्छे नहीं है, जिसको एनिमी कंट्री है हमारा, तो उसका बंदा यहाँ की कंपनी को टेक ओवर कर रहा है या फिर उसको हैंडल कर रहा है, तो उसका कैरेक्टर देखना पड़ेगा। So court will lift the Valley corporate personality and will declare as an enemy company, उसको enemy company करार दिया जाती है। That is यहाँ पे था दिलमार कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर्स एंड रबर्स कंपनी। ये कंपनी इंडिया में थी, वो कंपनी बंद हो गई। ये केसेस की ये फोटोग्राफ्स है यहाँ पे हमारे पास जो हमने इंटरनेट से ली है कि दिलमार कंपनी वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिनेंटल टायर्स जो इंडिया में काम करती थी लेकिन वो हमारी एनिमी कंपनी की थी, तो हमने वो इंडिया ने उस कंपनी को बंद करवाया। नेक्स्ट, वेयर द कंपनी इज वेयर द कंपनी शेयर, सो वेयर द कंपनी इज मैर क्लॉथ और द शेयर दैट इज स्टॉक्स, दैट इज व्हेन इट इज यूज्ड टू कमिट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कन्वेंट देयर इज कॉन्ट्रैक्ट, यानी उसको कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए ही अगर कोई कंपनी बनाई गई है तो इट्स कॉल्ड क्लॉथ और द शेयर दैट इज कॉस्ट। नेक्स्ट, द कोर्ट विल बी लिफ्ट दिस वैली और कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। यहाँ पे एक था गिलफोर्ड मोटर्स कंपनी लिमिटेड वर्सेस हॉर्न, ये कंपनी के बारे में ये केस हुआ। In this case of the Guilford Motors versus the Halls, the Hall was a former employer of the company. वो कंपनी का एम्प्लॉयर था and he was not allowed to be solicited to customer. ओके, उसको वो अपने कस्टमर्स को सॉलिसिट करना नहीं चाहता था, बट द फॉर्मर कंपनी टू कैरी द सिमिलर बिजनेस, और वही कंपनी ने सेम अपनी दूसरी प्रोडक्ट यानी दूसरी कंपनी शुरू कर दी एंड court granted to be injunction against the both on and the company and they were to be ordered not to carry on this business, यानी यही बिजनेस अलग से वो नहीं कर सकता। ओके, यहाँ पे गिफ्ट मोटर्स और हॉर्न से दोनों ने मिलकर शुरू किया था और फिर वही अलग से बिजनेस कर रहा है सेम प्रोडक्ट, तो वो कंपनी ने कोर्ट ने मना कर दिया कि अब आप उसको सेम प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं बना सकते।
तो ये जो था, इन दिस केस द कंपनी वाज कंसिडर्ड एज रिसीव एंड स्ट्रेंगम एंड द मैर क्लॉक और द शेम टू कमिट द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए ही एक कंपनी बनाई गई थी, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट था कि इन्वोकेशंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी, यानी प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी का जो रूट है उसको तोड़ने के लिए। Court will ignore the separate existence of the company where it is used as an agent or trustee, यानी जब उसका एजेंट और ट्रस्टी के नाम से अगर वो काम कर रही है इंडिया में, तो वो उसको सेपरेट नाम से नहीं माना जाएगा, वो कंपनी के ओरिजिनल नाम से ही जाना जाएगा। इन दिस केस ऑफ द एफजी फिल्म्स लिमिटेड, यहाँ पे था दैट इज नॉमिनल ब्रिटिश कंपनी फॉर्म एज एन कैपिटल ऑफ ₹100, फॉर £100 की एक कैपिटल लेके इससे ब्रिटिश कंपनी शुरू की इंडिया में। एंड देयर वाज इन 3 डायरेक्टर्स, में 3 डायरेक्टर्स, 2 ऑफ देम वर ब्रिटिशर्स एंड थर्ड वाज टू बी प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिकन फिल्म कॉर्पोरेशन। तीसरा जो था अमेरिकन फिल्म कॉर्पोरेशन का डायरेक्टर प्रेसिडेंट था। द कंपनी हैज नो प्लेस ऑफ बिजनेस एक्सेप्ट द रजिस्टर्ड ऑफिस एंड इट हैज नो स्टाफ, उसका कोई स्टाफ नहीं था और रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ पे थी बिजनेस, उसके सिवा कहीं पे काम नहीं करती। Company took a picture in India, Indian with the financial assistance of American Film Corporation. उसमें क्या किया, कंपनी टू का पिक्चर, यहाँ पे इंडिया में इसने एक मूवी बनाया और अमेरिकन फिल्म कॉर्पोरेशन को असिस्ट किया। द बोर्ड ऑफ द ट्रेड इन इंग्लैंड रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द ब्रिटिश फिल्म, तो हम उसको ब्रिटिश फिल्म कैसे कहेंगे, ये वहाँ का इंग्लैंड की बोर्ड ने डिसाइड करना मंजूर माना, क्योंकि जो पिक्चर बना था वो इंडिया में था और जो बिजनेस जो असिस्ट कर रहा था वो अमेरिकन फिल्म कॉर्पोरेशन, तो वो इंग्लैंड की फिल्म नहीं मानी गई। ओके, सो द बोर्ड हैज सब्सक्राइब्ड इन इंग्लैंड रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज ब्रिटिश फिल्म। पब्लिक पॉलिसी, अगर आप पब्लिक पॉलिसी से अपोज में काम कर रहे हो तो भी ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में जाएगा। So court can be definitely lift the value or the corporate personality to protect the public policy. There is public welfare and to prevent the transactions which are be against the public policy. यानी public policy के अपोज में होता है तो उसे माना नहीं चाहिए। It should be remembered that the value or corporate personality cannot be lifted case of the public corporations and the government companies. यानी ये गवर्नमेंट कंपनीज या पब्लिक कंपनीज में नहीं होगा। हाउ टू कॉर्पोरेट वैल्यू कैन बी लिफ्टेड, किस तरह से की जाती है। सो कॉर्पोरेट वैल्यू कैन बी लिफ्टेड इन द फॉलोइंग 2 ways। फर्स्ट, बाय कीपिंग इन कंपनी इन ट्रैक एंड मेकिंग द मेंबर्स लायबल, उसको ट्रैक पे लिया जाता है, यानी उसको ध्यान में लिया जाता है, उसको मेंबर्स को लायबल बनाया जाता है। सेकेंड, बाय डिस्ट्रॉइंग द कंपनीज इटसेल्फ एज अ शेयर, और कंपनी को नष्ट कर दिया जाता है, या ये 2 तरीके से पब्लिक पॉलिसी अगर कॉर्पोरेट वैल्यू जो है वो काम नहीं कर रही था। तो ये हमने डिस्कस किया था अलग अलग कंपनीज के बारे में कि किस तरह से कॉर्पोरेट वैल्यू काम करती है और किस तरह से उसके सामने केसेस थे। ऐसे और वीडियोस हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हैव अ गुड डे।